नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नांदेड़ और अकोला में भरी हुंकार, कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस बाबा साहेब के संविधान की बजाय चलाना चाहती है अपना संविधान। झारखंड में बीजेपी नेताओं का ताबड़तोड़ प्रचार। जेपी नड्डा ने विश्रामपुर में तो अमित शाह ने छतरपुर और हजारीबाग में की जनसभा। झारखंड के खूंटी में राजनाथ सिंह ने भरी हुंकार, तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जमशेदपुर में जनसभा को किया संबोधित। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के महाविकास अघाड़ी के 17 मांगों वाले भेजे पत्र पर बीजेपी ने साधा निशाना। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर देश को तोड़ने का लगाया आरोप। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री ने दी बधाई। रजत जयंती वर्ष के शुभारंभ पर विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड का दिया मंत्र। और पाकिस्तान के क्वेटा रेलवे स्टेशन पर धमाका, 24 लोगों की मौत, 40 से अधिक घायल। बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली जिम्मेदारी। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बात विधानसभा चुनाव की और राज्य महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को संविधान के साथ राजनीति करने को लेकर जमकर घेरा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के लोग संविधान के नाम पर अपनी एक अलग लाल किताब बंटवा रहे हैं। कांग्रेस की लाल किताब पर ऊपर तो लिखा है भारत का संविधान, लेकिन भीतर ये लाल किताब कोरी है। कांग्रेस के लोग संविधान के नाम पर अपनी एक अलग लाल किताब बंटवा रहे हैं। कांग्रेस की लाल किताब पर ऊपर तो लिखा है भारत का संविधान, लेकिन लोगों ने जब भीतर से खोला तो पता चला कि लाल किताब कोरी है। सारे पन्ने कोरे, उसमें बाबा साहब के संविधान का एक शब्द भी नहीं लिखा है। ये उनकी बाबा साहब के प्रति जो नफरत है ना, उसका ये नमूना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस वाले देश में बाबा साहब का संविधान नहीं, अपना अलग ही संविधान चलाना चाहते हैं। संविधान के नाम पर लाल किताब छपवाना, उसमें से संविधान के शब्दों को हटाना, ये संविधान को खत्म करने की कांग्रेस की पुरानी सोच का नमूना है। ये कांग्रेस वाले देश में बाबा साहब का नहीं, अपना अलग ही संविधान चलाना चाहते हैं। यही कोशिश इन लोगों ने आपातकाल के दौरान की थी, इमरजेंसी में की थी। अब अपनी अलग किताब छपवाकर ये संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीनना चाहती है, लेकिन हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कांग्रेस वाले आपका आरक्षण आपसे छीनेंगे। यही कोशिश नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक सबने की थी। अब वही काम, वही चालबाजी करके कांग्रेस के शहजादे देश की जनता की आंख में धूल झोंक रहे हैं।
उनका मकसद यही है। और इसलिए मैं देशवासियों को कहता हूं, समाज को तोड़ने वाली इनकी प्रवृत्तियों से सावधान रहना है। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हम एक रहेंगे तो इससे पहले प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के अकोला में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जहां कांग्रेस की सरकार बन जाती है वो राज्य कांग्रेस के शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। मैं महाआघाड़ी की घटक कांग्रेस का एक उदाहरण आपको देता हूं। जहां कांग्रेस सरकार बन जाती है वो राज्य कांग्रेस के शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। एटीएम पता है ना, लोग उसमें से पैसे निकालते हैं। एटीएम ये कांग्रेस का एटीएम बन जाता है, शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। इन दिनों हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटका जैसे राज्य ये कांग्रेस के शाही परिवार के एटीएम बन गए हैं। एटीएम। कांग्रेस भी चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नागपुर में बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लचर बताया। जो महाराष्ट्र पहले देश में कानून सुव्यवस्था के लिए, न्याय के लिए, लेकिन आज समय बदल गया है। बीजेपी सरकार आने के बाद और जो गवर्नेंस होना चाहिए वो गवर्नेंस ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने झारखंड के जमशेदपुर में अपने पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित किया। अमित शाह की रैली में हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए। जमशेदपुर में अमित शाह ने एक रोड शो भी किया और प्रत्याशी के पक्ष में लोगों का समर्थन मांगा। अपार जनसमूह उमड़ पड़ा अमित शाह के रोड शो में। और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने झारखंड के हजारीबाग में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस को पिछड़े वर्ग की विरोधी पार्टी कहा। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछड़े वर्ग को संवैधानिक मान्यता देने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग की विरोधी पार्टी रही और उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग को इतने सालों तक मंजूरी नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अमित शाह ने अपने संबोधन में 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को 5 लाख के मुफ्त इलाज की सुविधा का भी खास जिक्र किया। गरीब का 5 लाख तक का पूरा इलाज मुफ्त में हो रहा है और अब किसी भी आयु वर्ग के 70 साल से ज्यादा आयु वाले बुजुर्ग को और 5 लाख तक रुपया दिया जाएगा इलाज के लिए। 10 लाख तक का पूरा इलाज आज नरेंद्र मोदी सरकार करा दी। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। विधानसभा चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाकर बीजेपी लगातार हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर है।
विश्रामपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार बनते ही एक एक बांग्लादेशी घुसपैठिए को झारखंड की धरती से निकाला जाएगा। एक एक बांग्लादेशी को झारखंड की धरती से निकालेंगे और इसके साथ साथ जिस तरीके से आदिवासी बहनों के साथ ये बांग्लादेशी विवाह करके उनके आदिवासी जमीन पर अधिकार चाहते हैं, उनके से पैदा होने वाली संतान को आदिवासी अधिकार नहीं दिया जाएगा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हेमंत सोरेन सरकार को भ्रष्टाचारी बताया और कहा ये चोरों की सरकार है। ये चोरों का साथ देने वाली सरकार है। आप बताइए, इनके ऑफिसर जेल में हैं कि नहीं है? इनके अफसरों के घरों से और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट के घरों से 25-30 करोड़ रुपए निकला कि नहीं निकला? आप बताइए, ये लोग जेल में हैं कि नहीं है? आप बताइए, हेमंत सोरेन के साथ इनको जेल जाना पड़ा कि नहीं पड़ा? खुद हेमंत सोरेन बेल पर है कि नहीं है? इनको इनके आरोपों से बरी नहीं किया गया है, याद रखिएगा। और खबरें अभी और भी है, लेकिन वक्त है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल, विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ, सिर्फ डीडी न्यूज पर। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। झारखंड के खूंटी में भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने शिक्षा और रोजगार पर मुख्य बल देते हुए कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर 5 साल में 5 लाख स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार बनने पर गरीब और वंचित वर्ग की बालिकाओं को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। 5 वर्षों में 5 लाख स्वरोजगार के अवसर सुनिश्चित करेंगे। 2,27,500 सरकारी पदों पर निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से हम लोग नियुक्ति करेंगे। जो स्नातक और स्नातकोत्तर पास हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं, उनको अपना कैरियर बनाने के लिए उनकी को नौकरी नहीं मिली है, 2 वर्ष तक उन्हें हम 2,000 रुपया प्रति माह मुहैया कराएंगे। राज्य के जो गरीब हैं, पिछड़े वर्ग हैं, कि प्रत्येक बालिका को पहली दर्जा से लेकर के बिल्कुल अंत तक, दर्जा 16वीं तक शिक्षा इनको मुफ्त में दिलाई जाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने झारखंड के जमशेदपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इंडी गठबंधन गरीबों के बैंक खातों में पैसे डालेगी। कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने झारखंड में निर्णय लिया है, जितना पैसा ये लोग अरबपतियों को देते हैं, उतना पैसा हम आपके बैंक अकाउंट में डालेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी धान की बात करते हैं, जिन्हें यह तक पता नहीं है कि धान की बाली सीधी लगती है या फिर उल्टी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की फूट डालो और राज करो वाली पार्टी है, जिसने मोहब्बत की नहीं नफरत की दुकान खोल रखी है। ये देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत का अपमान करते हैं। राहुल गांधी भी आए थे, अब वो धान की बात करते हैं जिनको ये पता नहीं धान की बात कैसे लगती। आलू से सोना बनाते, आलू से सोना, अब वो बात कर रहे हैं। ये फूट डालो और राज करो वाली पार्टी है राहुल गांधी की, जिसने मोहब्बत की नहीं नफरत की दुकान खोल के रखी। ये देश को बांटने की कोशिश कर रहा है। ये विदेशों में जाके भारत का अपमान करते हैं। छठ पूजा का अनुष्ठान संपन्न हो गया है और बिहार में अन्य प्रदेशों से
आए लोगों का लौटना भी शुरू हो चुका है। अत्यधिक भीड़ की संभावना को देखते हुए कटिहार रेल मंडल की ओर से कटिहार, पूर्णिया, जोगबनी और बारसोई समेत आधे दर्जन स्टेशनों पर यात्रियों के लिए बेहतर व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि स्टेशनों पर भारी भीड़ की समस्या देखते हुए यात्रियों के लिए होल्डिंग एरिया का प्रबंध किया गया है और प्रतिदिन लगभग 20,000 लोग कटिहार से यात्रा कर रहे हैं। हमारे 20 नंबर ऑफ ट्रेन्स विल न्यू ट्रेन जो है 20 जाएगी और जो यहाँ से पास होने वाली ट्रेन है वो 15 है। तो टोटल मिला के 30 तारीख तक हमने 35 स्पेयर ट्रेन यहाँ से नई ट्रेन गुजरेगी। कटिहार के अलावा 5 और जगह पे किया गया है। एनजेपी है, पूर्णिया है, किशनगंज है, बारसोई है और जोगबनी है। कितने यात्रियों को सर जाने की उम्मीद है सर? ये हम लोगों ने डेटा निकाला है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20,000 लोग जो है पर डे यहाँ से जाएंगे। जाने वाले यात्री 20,000 होंगे, जिसमें आरक्षित और अनारक्षित दोनों रहेंगे। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के चौथे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया और उन्होंने उत्कृष्ट विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल से भी पुरस्कृत किया। इस मौके पर अर्जुन राम मेघवाल ने भी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के चौथे दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पीएचडी, बीटेक, एमटेक के विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल प्रदान किया। उन्होंने कहा कि तेजी से प्रगति करता भारत आज संभावनाओं का केंद्र है। ब्लू इकोनॉमी, स्पेस टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, हाइड्रो मिशन जैसे कई क्षेत्र हैं। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि पारंपरिक सोच से बाहर आकर नए विकल्पों को चुने। Look at the vast opportunities that are available for these young minds, trained minds, skilled minds from such a prestigious institution. Blue economy, space economy, disruptive technologies, they are amongst the new ideas that need harnessing. इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एमटेक, बीटेक के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को सिल्वर मेडल से पुरस्कृत किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवाओं का योगदान महत्वपूर्ण होगा। आप मॉरल वैल्यू के साथ आगे बढ़िए। 2047 तक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत बनाने का एक सपना देखा है। उस सपने को पूरा करने में आप अपना पूरा योगदान देंगे। वर्तमान में दिल्ली एनआईटी में स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी में पढ़ने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या 1589 है। आज कुल 842 उत्तीर्ण विद्यार्थियों को डिग्रियां बांटी गई। डॉक्टर चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। और राजस्थान के अजमेर जिले में पुष्कर का अंतर्राष्ट्रीय पशु मेला दुनिया भर के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मेले का शुभारंभ राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत ने पूजा अर्चना और ध्वजारोहण के साथ की। देश भर के पशुपालक पशुओं की खरीद बिक्री और विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए इस मेले में आते हैं। विदेशी सैलानियों के लिए ये मेला विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पुष्कर के अंतर्राष्ट्रीय मेले की सभी देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। आज विधिवत पूजा करके झंडारोहण के साथ आज हमारे मेले की शुरुआत हुई। मेला हमारा 15 दिन तक चलेगा। रोज नृत्य या रंग बिरंगे अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम होंगे। पूरे विश्व के लोग पुष्कर मेले का अलग अलग रूप में आनंद लेते हैं। इस बार पर्यटक काफी बढ़े हैं क्योंकि बीच में कोरोना काल भी रहा। इस बार हमारी जो व्यवस्था है, हमारे प्रशासन के लोग हैं, चाहे कलेक्टर साहब हो, एसपी साहब हो, सभी विभागों के लोगों ने मिलकर इस बार पुष्कर में अच्छी व्यवस्था की है। लोगों को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो, इसके लिए हमने अलग अलग सेंटर भी बनाए हैं, सुविधा सेंटर। आज दिल्ली में समावेशिता की भावना की एक नई मिसाल पेश की गई। स्पेशल ओलंपिक्स भारत, जो बौद्धिक और विकासात्मक क्षमताओं से जुड़े एथलीटों के लिए राष्ट्रीय खेल महासंघ है, उसने रन फॉर इंक्लूजन का आयोजन किया। हजारों लोग एकजुटता के साथ खेलों को सभी के लिए सुलभ बनाने के इस मिशन में शामिल हुए। भारत ने शनिवार को दिल्ली में एक अनोखी रन फॉर इंक्लूजन का आयोजन किया। स्पेशल ओलंपिक्स भारत बौद्धिक और विकासात्मक अक्षमताओं से ग्रस्त एथलीटों के लिए भारत का राष्ट्रीय खेल महासंघ है। कार्यक्रम का शुभारंभ कॉर्पोरेट मामलों और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और स्पेशल ओलंपिक्स भारत के अध्यक्ष डॉक्टर मल्लिका नड्डा ने किया। जो साथी यहाँ पर आज रन फॉर इंक्लूजन के लिए एकत्रित हुए हैं, स्पेशली मैं उन स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए
बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके लिए मेरा ये भी संदेश है मंच की तरफ से कि आप सब लोग भारत का भविष्य हैं। भाजपा नेता बांसुरी स्वराज और मनोज तिवारी भी इस आयोजन में शामिल हुए और इस मुहिम का समर्थन किया। स्पेशल ओलंपिक्स भारत की अध्यक्ष मल्लिका नड्डा ने कहा कि यह दौड़ खेल की भावना और समावेशिता की शक्ति का प्रतीक है। The Run for Inclusion is organized with the motto to include everyone in the mainstream of the society. We have 100 school children who are participating in the Run for Inclusion. Along with the school children, we have more than 1,000 special athletes who are part of this Run for Inclusion. Inclusion is a revolution that each one of us must join, we must propagate. It's extremely important. One, because this actually promotes physical health. It actually encourages going into the outdoors. Second, when you actually see such a large participation, you also realize that the awareness campaign is such a success. 3 किलोमीटर की इस दौड़ में 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया, जो विशेष एथलीटों के साथ एकजुटता में खड़े थे। 100 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों ने 1,000 से अधिक विशेष एथलीटों ने इसमें भाग लेकर आयोजन की सफलता में योगदान दिया। यह रन फॉर इंक्लूजन आगामी 18 से 23 नवंबर तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाले स्पेशल ओलंपिक्स एशिया पैसिफिक ब्लॉगिंग और बॉक्से प्रतियोगिता का पूर्वाभ्यास है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने अपने करियर में एक नए अध्याय की शुरुआत की घोषणा की है। नीरज चोपड़ा ने शनिवार को महान भाला फेंक एथलीट यान जेलेज़नी को अपना नया कोच नियुक्त करने का ऐलान किया। नीरज ने नए कोच का ऐलान करते हुए कहा कि बचपन से ही जेलेज़नी को वीडियो देखने में उन्होंने बहुत समय बिताया। 3 बार के ओलंपिक और विश्व चैंपियन और मौजूदा विश्व रिकॉर्ड धारक जेलेज़नी लंबे समय से चोपड़ा के आदर्श रहे हैं। और दक्षिण कोरिया के इक्सान में कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में भारत के किरण जॉर्ज थाईलैंड के कुनलावुत विडिनसान से 12-21, 20-22 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। इस प्रतियोगिता में किरण जॉर्ज ने क्वार्टर फाइनल में 5वीं वरीयता प्राप्त जापान के ताकुमा ओबायाशी को सीधे गेमों में हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। कुनलावुत विडिनसन के खिलाफ किरण जॉर्ज की दूसरी हार है। पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और दिग्गज पीआर श्रीजेश ने वर्ष 2024 के लिए क्रमशः FIH प्लेयर ऑफ द ईयर और गोलकीपर ऑफ द ईयर पुरस्कार हासिल किया है। हरमनप्रीत और श्रीजेश दोनों को ओमान में 49वीं FIH कांग्रेस के दौरान ही सम्मान प्राप्त हुआ। हरमनप्रीत ने शीर्ष पुरस्कार हासिल करने के लिए नीदरलैंड के जोएफ डी मोल और थियरी ब्रिंकमैन, जर्मनी के हैंस मुलर और इंग्लैंड के जैक वॉलेस को पीछे छोड़ा। हरमनप्रीत ने इससे पहले 2020, 2021 और 2021-2022 में भी FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता था। कप्तान के रूप में उनका ये पहला सम्मान है। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले श्रीजेश ने तीसरी बार वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार जीता है। इससे पहले उन्हें 2020-21 और 21-22 में ये पुरस्कार हासिल हुआ था। और गोवा की भूमि के जीवंत रंग सिनेमा की चकाचौंध के साथ मिश्रित होते हैं, जहां दुनिया के हर कोने से कहानीकार अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए आते हैं। कुछ ही दिनों में 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी गोवा के पणजी में शुरू होने जा रहा है। इफ्फी का प्रमुख खंड भारतीय पैनोरमा इस 55वें संस्करण के दौरान 25 फीचर फिल्में और 20 गैर फीचर फिल्में प्रदर्शित करेगा। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के प्रमुख खंड भारतीय पैनोरमा में प्रदर्शित होने वाली 25 फीचर फिल्मों और 20 गैर फीचर फिल्मों के चयन की घोषणा की गई है। मुख्यधारा सिनेमा की 5 फिल्मों समेत 25 फीचर फिल्मों को 384 समकालीन भारतीय फीचर फिल्मों में से चुना गया है। भारतीय पैनोरमा 2024 की आरंभिक फिल्म के लिए जूरी ने रणदीप हुडा की हिंदी फिल्म स्वातंत्र्य वीर सावरकर का चयन किया है। इसके अलावा भारतीय पैनोरमा में 262 फिल्मों में से चयनित 20 गैर फीचर फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी।
गैर फीचर फिल्में उभरते और स्थापित फिल्म निर्माताओं की समकालीन भारतीय मूल्यों की परख, मनोरंजन और उन्हें दर्शाने की करने की क्षमता का उदाहरण है। गैर फीचर फिल्म श्रेणी में आरंभिक फिल्म के लिए फिल्म निर्णायक समिति की पसंद हर्ष सांगानी द्वारा निर्देशित लद्दाखी फिल्म घर जैसा कुछ है। फीचर फिल्म जोड़ी का नेतृत्व प्रख्यात फिल्म निर्देशक, अभिनेता और पटकथा लेखक डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने किया है। इफ्फी के एक महत्वपूर्ण खंड के रूप में भारतीय पैनोरमा का आरंभ 1978 में हुआ था, जिसका उद्देश्य सिने कला से भारतीय फिल्मों को बढ़ावा देने के साथ ही भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करना था। समय के साथ भारतीय पैनोरमा ने दर्शकों के दिलों में अपनी एक गहरी छाप छोड़ी है। जया सिन्हा, डीडी न्यूज। तो गोवा में जल्द ही शुरू होगा इफ्फी का 55वां संस्करण। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।